हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर एस के वर्मा आप लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। कल हम लोग पिछले क्लास में 10th क्लास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे, जिसमें 10 तक हो चुका था। उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे। ये प्रश्न जो भी है 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका आगे का प्रश्न क्या चीज था? कल 10 तक हो चुका था। अगला प्रश्न आप लोग का 11 से शुरू होता है। आप लोग के 10 क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ये था, देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। चलिए जल्दी से आप लोग के कलम उत्तर बताए थे, देखिएगा। उत्तर केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा और उपयुक्त में से तीनों। चलिए जल्दी से याद करिए, कल हम आप लोग के बताए थे। चलिए एकदम सही जवाब है उपयुक्त तीनों। वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। उत्तल, समतल और अवतल तीनों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न कल से आगे की क्लास पढ़ते हैं। आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या क्वेश्चन कहता है? आप लोग का क्वेश्चन कहता है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है। चलिए जल्दी से ऑप्शन देखिए। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण से, ए और बी दोनों से, और उत्तल दर्पण से। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर होता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जाता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान पूर्वक पहले पढ़िए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए आप लोग का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाती है? कहने का मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जा सकता है। कहने का मतलब कर रहा है कि समांतर किरण पुंज होती है कि एक बिंदु पर क्या होता है, मिल जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ के इसका उत्तर दीजिए, कौन सा होता है? ऑप्शन पहला कर रहा है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन कर रहा है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए आप लोग का सही उत्तर आ रहा है ये जो कह रहा है बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाती है, ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बउआ लोग? अवतल दर्पण होता है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न को अच्छी पूर्वक पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। देखिए हम पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है?
चलिए क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? चलिए ऑप्शन देके पढ़िए। फोकस पर, वक्ता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए कुछ बच्चों का सही जवाब आ रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर कहां पर बनता है बुआ? अनंत पर रहने पर। कहां पर वस्तु रहेगा? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। जब वस्तु अनंत पर रहती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर रहती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है। उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है दुगनी होती है, 4 गुनी होती है, आधी होती है, बराबर होती है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? चलिए वक्ता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। जो फोकस दूरी होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग जानते हैं वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है आधी होती है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात कहा जाता है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग R बराबर क्या चीज? 2F। कहने का अर्थ हुआ कि वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। कहने का मतलब मेरा फिर से अर्थ समझिएगा। जो वक्ता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार देखिएगा छोटू। ये बहुत बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, एकदम VI लगा लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है। क्या होती है बुआ? आधी होती है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए आप लोग का क्वेश्चन क्या कहता है जो हम दिखाते हैं। चलिए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। क्या क्वेश्चन कहता है? अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? चलिए ऑप्शन क्या कहता है? वास्तविक एवं बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। चलिए कंडीशन बताइए। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होती है। चलिए इसका आंसर होता है आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होती है आभासी और बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होती है, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा होती है, उसी में से एक सा प्रश्न डाला है आभासी और बड़ा होती है। जो प्रतिबिंब आभासी होती है, आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होता है। चलिए ऐसा प्रश्न आएगा आगे और हम लोग देखेंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न क्या कहता है?